Hello students, today we are going to start a new chapter which is chapter number 2 गॉस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन। गाउस का नियम तथा इसके अनुप्रयोग। इस चैप्टर में हम सबसे पहले बात करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स की, विद्युत फ्लक्स की। तो देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, आपके पास में कोई एक सरफेस है, आपके पास में क्या है, कोई भी सरफेस है। इस सरफेस से जितनी नंबर ऑफ लाइंस क्या हो रही है, पास आउट हो रही है, या इस सरफेस से जितनी नंबर ऑफ लाइंस आपके पास गुजर रही है वो सारी क्या कहलाएंगी, आपकी इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाएगी। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, देखो हमने सपोज हमने कोई एक सरफेस ड्रॉ करी है, ओके। इस सरफेस से हमने क्या निकाली है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, विद्युत क्षेत्र रेखा। और विद्युत क्षेत्र रेखाएं आप लोग प्रीवियस चैप्टर में पढ़ चुके हो। तो जितनी इस फील्ड से हमारी क्या हो रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास आउट हो रही है। तो ये पूरा जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की नंबर है, जो टोटल हमारी संख्या है, ये क्या कहलाती है हमारे पास में, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाती है। मतलब यहां पर हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितनी होंगी, 1 2 3 4, ठीक है। इसी प्रकार से देखो हमने वापस से कोई और सरफेस ले लिया है, यहां से हम बहुत पास में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकाल रहे, ठीक है। सपोज करना है कि एरिया दोनों का इक्वल है, तो यहां से हमारे पास कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास आउट हुई है, 1 2 3 4 5 6। तो अब मुझे ये बताओ, सपोज इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं फाई से। तो यहां पर हमारे पास हो जाएगा ये φ1, ये हो जाएगा हमारे पास में φ2। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा वो किसका ज्यादा होगा, φ1 का ज्यादा होगा या φ2 ज्यादा होगा। देखो इसमें हमारे पास नंबर ऑफ लाइंस कितनी थी, 1 2 3 4 थी, और वो क्या थी, दूर दूर थी ना। एरिया हमारा क्या है, अभी सेम है। और इसमें नंबर ऑफ जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो क्या है, पास में है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो किसका ज्यादा होगा, φ2 का ज्यादा होगा। तो अब हम इसकी डेफिनेशन से इसे समझते हैं। द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, विद्युत क्षेत्र रेखाओं की कुल संख्या, पासिंग नॉर्मली थ्रू दैट सरफेस, जो किसी सरफेस से क्या हो रही है, गुजर रही है या पास आउट हो रही है, विच इज हेल्ड इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। हिंदी में आप इसको क्या बोलोगे, विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ के तल से लंबवत, हमने एक वर्ड लिया है यहाँ पर नॉर्मली, इसको ध्यान रखना अभी काम आएगा। तल से लंबवत गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या क्या कहलाएगी हमारे पास में, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाएगी। तो आई समझ में, कोई आपके पास सरफेस है और उससे क्या पास आउट हो रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास आउट हो रही है, ठीक है। अब देखो यहां पर हम लिखते हैं φ इक्वल्स टू E डॉट ए, या आप लोग लिख सकते हो φ इक्वल्स टू E डॉट एस। ई यहां पर हमारे पास क्या रिप्रेजेंट करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और एस हमारा क्या बताता है, सरफेस। इस सरफेस को, एरिया को आप लोग ए से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो और एस से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, ओके। तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा, देखो हम समझते हैं कि ई डॉट ए कैसे आया, समझना पड़ेगा ना। तो सपोज हमने यहां पर कोई एक सरफेस लिया है, इस सरफेस से हम लोग क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास आउट कर रहे हैं। तो ये मेरे पास 1 2 3 4, ठीक है, ओके। मैंने सेम एरिया का, वही जो मैंने ऊपर डायग्राम बनाया ना, उसी को ही समझा रही हूं। अब मैंने क्या किया है, एरिया बिल्कुल सेम लिया है और वापस लाइन पास आउट करी है, 1 2 3 4 5। तो यहां पर हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हुआ, 4। यहां पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हुआ, 5। इलेक्ट्रिक फ्लक्स किस पे डिपेंड हुआ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या पर। मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं, जो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर। तो ई का मतलब समझ में आया, ये क्यों ई पर डिपेंड कर रहा है, ओके। अब बात करते हैं एरिया की। तो एरिया पे ये कैसे डिपेंड करेगा, सेकंड केस समझो आप लोग। सपोज आपके पास में हमने कोई ये एरिया लिया है, ओके। इस एरिया से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास आउट करी है कुछ इस टाइप से। अब जो मैं एरिया ले रही हूं वो क्या ले रही हूं, बहुत ही छोटा सा एरिया मैंने क्या कर दिया, कम कर दिया। और इसमें से भी हमने क्या पास आउट करी है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमने पास आउट करी। तो अब मुझे ये बताओ कि यहां पर जो हमारा φ होगा वो किस पे डिपेंड कर रहा है, एरिया पे डिपेंड कर रहा है, या हम बोल सकते हैं किस पे डिपेंड कर रहा है, हमारा सरफेस पे डिपेंड कर रहा है। इसीलिए हम क्या लिखते हैं, φ इक्वल्स टू E डॉट ए। E डॉट ए डॉट क्यों लगाते हैं, क्योंकि हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जो हमारे पास φ होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज अ स्केलर
क्वांटिटी, अदिश राशि होती है, इसलिए इनका जो गुणन होगा, जो प्रोडक्ट होगा, वो क्या होगा, क्रॉस प्रोडक्ट ना होकर डॉट प्रोडक्ट होगा। और अच्छा, अब हमने लिखा है यहाँ पर कॉस थीटा, तो ये कैसे आ गया, इसको भी समझना पड़ेगा। तो देखो, जब हम यू बात कर रहे हैं ना कि हमारे पास कोई सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही, तो देखो यहाँ पर हमारे पास जो विद्युत क्षेत्र की दिशा है वो इस दिशा में है, और यहाँ पर जो हमारा सरफेस की डायरेक्शन है वो भी क्या है, इसी डायरेक्शन में ना, मतलब दोनों क्या है हमारे पास में, सेम है। तो देखो कैसे, जैसे सपोज ये मेरा हाथ है ना, ये हमारे पास में क्या है, कोई भी एक सरफेस है, ये सरफेस, इस सरफेस का जो हमारा वेक्टर एरिया है, ठीक है, क्या है, वेक्टर एरिया, वो हमारा इस डायरेक्शन में है, ओके। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास आउट हो रही है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास आउट हो रही है, वो भी किस में हो रही है, इसी डायरेक्शन में हो रही है। इट मीन्स जो ई की दिशा है वही क्या है, एस की दिशा है, जो ई की दिशा है वही किसकी है, एस की दिशा है। इट मीन्स यहाँ पे जो हमारा एंगल होगा वो क्या होगा, 0 डिग्री, मतलब ये यहाँ पे 0 डिग्री एंगल हो जाएगा, ओके। अब अगर हम बात करें कि जब मैं मेरा जो ये सरफेस है, उस सरफेस को क्या कर रहे हैं हम लोग, रोटेट कर रहे हैं, या सरफेस का एंगल जो है वो चेंज कर रहे हैं, तो सरफेस का एंगल चेंज कैसे होगा, अभी ये यहाँ पर है, ठीक है। अब क्या होगा हमारे पास में, इस सरफेस का एंगल धीरे 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 टर्न आउट होगा, ठीक है। अब ये टर्न आउट हुआ, सपोज ये इस कंडीशन में आ गया, ठीक है, इस कंडीशन में आएगा तो हमारे पास में जो एरिया वेक्टर लगेगा, क्या लगेगा, जो एरिया वेक्टर लगेगा, इसको मैं आपको इस तरीके से समझा देती हूँ, नीचे से आपको इतना क्लियरली, या फिर यहाँ पे देखो, हाँ, तो जो एरिया वेक्टर लगेगा वो हमेशा क्या लगता है हमारा, नॉर्मल टू दी सरफेस, नॉर्मल टू दी सरफेस। और जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही थी वो तो हमारे पास सिंपली यूं ही जा रही थी ना, तो अब जब मैंने हमारा एंगल चेंज कर दिया है, तो मेरे पास जो नंबर ऑफ लाइंस जा रही है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही है, वो मेरी सरफेस में से तो गुजर ही नहीं रही है, मतलब यहाँ पर हमारा फ्लक्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, थीटा पर भी डिपेंड कर रहा है। कैसे डिपेंड कर रहा है, देखो थीटा पर भी, कि एक कंडीशन में तो हमारे पास में यहाँ पे कोई सरफेस था और हमारे पास में ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही थी, तो जो डायरेक्शन हमारी ई की थी वही डायरेक्शन किसकी थी, एस की थी, तो यहाँ पर हमारे पास थीटा कितना हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की संख्या मैक्सिमम हो जाएगी, क्योंकि बहुत सारी इलेक्ट्रिक लाइंस गुजर रही है ना, और सारी की सारी किस में से गुजर रही है, फ्लक्स में से गुजर रही है। बट जब हम हमारे फ्लक्स को क्या कर देते हैं, एंगल्स का चेंज कर देते हैं, एंगल चेंज करेंगे तो अब हमें पता है कि हमारा जो वर्ड आया है, कौन सा वर्ड आया है, एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर। तो एरिया वेक्टर क्या होता है, हमें पता है कि हमेशा एरिया वेक्टर क्या करता है, नॉर्मल टू दी सरफेस लगता है, क्या लगता है, नॉर्मल टू दी सरफेस। इसीलिए हमने डेफिनेशन में बोला था ना, पासिंग नॉर्मली, जो लंबवत पास आउट हो। तो अब जब एरिया वेक्टर हमारा नॉर्मल लग रहा है, हम बोल सकते हैं तल के लंबवत, हिंदी में इसको बोलेंगे हम लोग तल के लंबवत। तो अगर मेरे तल के लंबवत लग रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन तो यहां पर ये है, बट एरिया वेक्टर की डायरेक्शन यहां पर क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी ना, नॉर्मल टू दी सरफेस। तो यहां पर मेरा जो एरिया वेक्टर है वो, उसके कारण से यहाँ पर एंगल कितना बन जाएगा हमारे पास में, 90 डिग्री, मतलब कि अब मेरे पास थीटा क्या हो गया है, 90 डिग्री, और मेरी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो मेरे सरफेस से तो गुजर नहीं रही है, सरफेस के पास से गुजर रही है ना, मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। तो हम ये बोल सकते हैं कि हमारा जो फ्लक्स है वो कहीं ना कहीं थीटा पर भी डिपेंड हो रहा है। और एक चीज क्या हो रही है, देखो जब हमारे पास में 0 डिग्री था तो हमारे पास बहुत सारी लाइंस गुजर रही थी, सारी की सारी किस में से गुजर रही थी, सरफेस में से गुजर रही थी। बट जब हमने थीटा क्या कर दिया, धीरे 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 करके बढ़ा दिया और कहां तक ले गए, 90 तक ले गए, तब हमारे पास में कोई भी लाइन हमारी सरफेस से नहीं गुजरी। देखो पहले तो हमारे पास में यहां पर थी कि ये हमारे पास में ये एरिया वेक्टर हो गया हमारा, जब मेरा सरफेस यूं है ना, और ये मेरे पास में नंबर ऑफ फील्ड हो गया, हमारे पास कोई एक विद्युत क्षेत्र रेखा गुजर रही है, ठीक है। तो अब तो यहाँ पर 0 डिग्री हो गया, पर जब मैंने इसको क्या कर दिया, टर्न आउट, धीरे धीरे अगर टर्न आउट होती है तो यहाँ पर देखो एंगल चेंज, फिर एंगल चेंज, फिर एंगल चेंज, और एक कंडीशन ऐसी आ जाएगी जब मेरा एंगल बहुत ज्यादा चेंज हो जाएगा। तो जब एंगल इतना चेंज हो जाएगा, इसको थोड़े से छोटे से को लेकर समझते हैं, कि जब मेरा एंगल ही इतना चेंज हो जाएगा, है ना, तो अब यहाँ पर कंडीशन क्या हो गई है, एंगल कितना बन रहा है हमारा, 90 डिग्री का बन रहा है, और मेरी जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से ये क्या हो रही है, सीधी निकल रही है ना,
सीधी निकल रही, मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो आ रहा है कुछ कुछ समझ में। तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो फ्लक्स है वो किस पर डिपेंड करेगा, थीटा पर भी डिपेंड करेगा। अब थीटा पर डिपेंड करेगा तो यहाँ पर हम ऐसा कौन सा लें कि हमारे पास 0 डिग्री हो, जब हम 0 डिग्री लें तो हमारा थीटा का मान आना चाहिए मैक्सिमम, और जब हम 90 डिग्री लें तो हमारा थीटा का मान क्या आना चाहिए, मिनिमम। तो ऑब्वियसली बात है कि ये किस पर होता है, ओनली एंड ओनली कॉस थीटा पे होता है, क्योंकि कॉस 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो मतलब हमारे पास यहाँ पर जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जाएगी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमें जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, ज्यादा मिलेगा। और यहाँ पर हमारे पास में जब थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 90 डिग्री हो जाएगी, तो कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। मतलब यहाँ जो हमें थीटा जो हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिलेगा वो क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, सबसे कम मिलेगा। तो आया समझ में, इलेक्ट्रिक फ्लक्स किस पर डिपेंड करेगा, थीटा पे डिपेंड करेगा। और एक चीज हम बोल सकते हैं कि जैसे जैसे हमने एंगल बढ़ाया, तो एक नोट डाल के आप लोग क्या लिख सकते हो, एंगल बढ़ाने पर थीटा क्या हो रहा है, कम हो रहा है या ज्यादा हो रहा है, सॉरी फाई, एंगल बढ़ाने पर हमारे पास में फाई जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो क्या हो रहा है हमारे पास में, बढ़ रहा है या घटेगा, घटेगा। क्या होगा, घटेगा, डिक्रीज होगा। मतलब कि जब हम एंगल को इंक्रीज करेंगे तब हमारे पास में इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जो आप लोगों को समझ में आनी चाहिए। तो यहां पर हम बोल सकते हैं फाई इक्वल्स टू ई ए कॉस थीटा। ई मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ए मीन्स हमारा एरिया या हम सरफेस ले सकते हैं, और कॉस थीटा क्योंकि हमारा ये किस पर डिपेंड करता है, एंगल पर भी डिपेंड करता है। आप इसको ई एस कॉस थीटा भी लिख सकते हो। ओके, तो ये तो बात हुई हमारी इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। अब हम बात करते हैं इसमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स के अंदर जो हमने 0 डिग्री और 90 डिग्री का केस लिया है उसकी। तो हम लोग क्या बोलेंगे, जब वही थीटा हमारे पास क्या हो, 0 डिग्री हो, तो कॉस 0 डिग्री क्या होता है, 1। तो हमारे पास जो फ्लक्स है वो क्या मिलता है, मैक्सिमम मिलता है, ई डेल एक्स मिलता है। अब मैंने यहां पर ये डेल यूज ले लिया वर्ड, तो डेल वर्ड क्यों यूज लिया है, देखो डेल वर्ड हम यूज करते हैं किसी भी अल्पांश के लिए या किसी भी पार्टी, मतलब किसी भी उसको हम छोटे से भाग में बांट लेते हैं। तब जैसे हमारे पास ये पूरा एरिया है, ठीक है, इस पूरे एरिया में से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही है, बट हमने किसी एक फिक्स बिंदु पर कोई भी एक बिंदु ले लिया, उस पर हमने क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना। तो ये हमारा एक पॉइंट जहां से क्या जा रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। तो इस पॉइंट पर एरिया क्या हो जाएगा, या सरफेस क्या हो जाएगा, हमारा पार्शियल हो जाएगा, अल्पांश हो जाएगा। इसलिए हमने यहाँ क्या वर्ड किया है, डेल। डेल मतलब क्या होता है, हमारा पार्शियल। और हम इसको कहते हैं, अगर डेल एस लिया है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी जो हमें मिलेगा वो भी कैसा मिलेगा, डेल फाई मिलेगा। तो डेल फाई इक्वल्स टू ई डेल एस कॉस थीटा। किसके लिए, अल्पांश के लिए। जब हम कोई छोटा बिंदु लेते हैं या कोई पार्शियल लेते हैं तो उसके लिए सेम। इसलिए क्या हो जाए, हमारे पास थीटा इक्वल्स टू अगर 90 डिग्री है तो कॉस 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 डिग्री। तो हमारे पास थीटा क्या हो जाएगा, मिनिमम प्राप्त होगा, 0 मिलेगा, और ये इस तरीके से इसका एंगल बनेगा। इस डायग्राम की जगह आप लोग ये वाला डायग्राम बनाना, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है वही क्या है, हमारे पास में एरिया जो हमारा सरफेस है वो भी वहीं जा रहा है, और यहाँ पर हमने क्या किया है, सरफेस को चेंज कर दिया था। ओके, तो अब हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बाद में क्या आ जाता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की यूनिट और उसकी डायमेंशंस। तो यूनिट क्या हो जाएगी इलेक्ट्रिक फ्लक्स की, हमने पता किया कि हमारा फाई इक्वल्स टू जो फॉर्मूले से होता है ई डॉट एस होता है। क्या होता है, ई डॉट एस। ई मीन्स हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होता है। तो यहां पर हमारे पास फॉर्मूला क्या हो जाता है इसका, इसकी यूनिट क्या हो जाती है, न्यूटन अपॉन कुलम। न्यूटन अपॉन कुलम। और जो एस था ये हमारे पास क्या था, सरफेस था। इट मीन्स इसकी हमारे पास यूनिट कितनी हो जाएगी, मीटर स्क्वायर। तो फ्लक्स की यूनिट क्या हो जाएगी हमारे पास में, न्यूटन अपॉन कुलम मीटर स्क्वायर। आया समझ में। अब डायमेंशन तो आप इसकी इजी वे में निकाल ही सकते हो। न्यूटन की डायमेंशन क्या होती है, एम एल टी माइनस 2। अगर मीटर स्क्वायर है तो एल स्क्वायर, और कुलम मतलब कि हमारे पास क्या आ रहा है, चार्ज की आ जाती है, तो चार्ज की क्या आ जाएगी, ए टी। तो अब इसको हम साथ में क्या लिख सकते हैं, M1 L3 L2 और ए मतलब 3। टी क्या हो जाएगा, एक नीचे है तो ऊपर जाके माइनस में ही जाएगा, तो -3 और ए -1। ये किसकी यूनिट किसकी डायमेंशन आ जाती है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। इलेक्ट्रिक फ्लक्स समझ में आ गया ना। आपके पास में कोई भी एक सरफेस है और उस सरफेस से नंबर ऑफ क्या जा रही है, आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही है। तो जितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही है वो सारी क्या कहलाएंगी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाएगी। अब देखो यहां पर जब हमने पार्शियल के लिए बात कर दी कि हमारे पास पार्शियल इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ रहा है, तो अगर हमें पूरा इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना हो ना, फॉर दी होल सरफेस, फ्लक्स किसके लिए निकालना हो,
फॉर दी होल सरफेस, पूरे हमारे क्षेत्र के लिए निकालना है, संपूर्ण क्षेत्र के लिए निकालना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, समीशन ऑफ ऑल एलिमेंट एरियाज, हमें सबका क्या करना पड़ेगा, जितने भी एरियाज पर हम निकाल रहे सारे एरिया का क्या करना पड़ेगा, सम करना पड़ेगा पृष्ठ के सब अल्पांशों में से गुजरने वाले फ्लक्स के मान का योग। तो वो हमारा क्या आ जाएगा, होल सरफेस के लिए। अब कैसे होगा, हमको पता है कि अगर हम डिफरेंशिएशन लेते हैं, मतलब वो डिफरेंशिएशन किसके लिए होता है, अल्पांश के लिए होता है, और अगर पूरी चीज के लिए निकालना है तो डिफरेंशिएशन की जगह क्या आ जाता है हमारे पास में, इंटीग्रेशन आ जाता है। तो अब हमने फाई के आगे जो डेल था वो हटाकर क्या लिख दिया, इंटीग्रेशन ई डॉट डेल एस। अच्छा, अब यहां पर एक कंडीशन और आती है, ये तो संपूर्ण पृष्ठ के लिए था, अगर आपको बोले कि संपूर्ण बंद पृष्ठ, क्या बोले, संपूर्ण बंद पृष्ठ, सिंपल सी चीज है, अगर संपूर्ण बंद पृष्ठ के लिए आपको निकालनी है, जैसे कोई भी हमारे पास खोखला गोला हो गया जो बंद है ना, या खोखला हमारे पास बेलन हो गया, तो उसका आप लोग कैसे निकालोगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, उसमें से नंबर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही है, तो आप क्या करोगे, फाई इक्वल्स टू इंटीग्रल को क्या कर दोगे, क्लोज इंटीग्रल ई डॉट क्या आ जाएगा, डेल एस आ जाएगा। ओके, आई बात समझ में। तो अब ये तो हो गई हमारे पास में फॉर दी होल सरफेस। होल सरफेस में हमने खुले के लिए भी बात कर ली और बंद के लिए भी। एक और चीज आती है हमारे पास में, पॉजिटिव एंड नेगेटिव फ्लक्स, ऋणात्मक और धनात्मक वैद्युत फ्लक्स। तो क्या होता है, देखो, जब हमारे पास जो हमारी वैद्युत क्षेत्र रेखाएं होती है, ये हमारे सरफेस में क्या होती है, जब एंटर कर रही होती है, जब प्रवेश कर रही होती है, तो हमारा फ्लक्स क्या होता है, नेगेटिव होता है, अंदर जाते टाइम क्या होगा, नेगेटिव। और जब हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फ्लक्स हमारे सरफेस से क्या कर रही हो, बाहर की तरफ निकल रही हो, तब हमारी जो पोजीशन होती है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है, वो हमारी क्या कहलाएगी, पॉजिटिव। तो जो फ्लक्स भी हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, मतलब अंदर जाने पर नेगेटिव और बाहर आने पर क्या हो जाएगा, वो पॉजिटिव। तो ये कंप्लीट बात तो आपकी किसकी हुई है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात हुई है। आई होप आपको समझ में आया होगा।